हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉस्कोप में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लिमिटेशन एक्ट की नेक्स्ट क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने अभी तक सेक्शन 5 तक कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 6 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सेक्शन 5 तक हमने क्या पढ़ा। हमने लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में जाना। सेक्शन 2 में हमने कुछ डेफिनेशन क्लॉज जाने जिसमें डेफिनेशन हमें मिली थी। सेक्शन 3 से पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हुआ जो कि दावों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा के बारे में बात करता है, जिसमें हमने सेक्शन 3 में बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में जाना कि यदि कोई दावा, कोई अपील, कोई एप्लीकेशन टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट में जो दे रखा है उसके बाद यदि पेश किया जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा हमने समझा था। ठीक है। इसके अलावा हमने सेक्शन 3 में ये भी जाना कि कोई दावा, कोई अपील, कोई एप्लीकेशन कब संस्थित मानी जाती है, कब इंस्टीट्यूट मानी जाएगी, अकिंचन की दशा में कब मानी जाएगी, कोई सेट ऑफ है या काउंटर क्लेम है तो उस दशा में कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा। इनके बारे में भी हमने जनरल प्रोविजन सेक्शन 3 के अंदर पढ़े थे। आफ्टर दैट सेक्शन 4 में हमने बताया था कि यदि लास्ट डे आपकी है और लास्ट डे कोर्ट बंद है तो आप उस दिनांक को कब आपका दावा पेश कर सकते हैं। यदि लास्ट डे आपकी है तो उसके संबंध में हमने सेक्शन 4 में पढ़ा और सेक्शन 4 ने बताया कि वेरी नेक्स्ट डे आप दावा पेश कर सकते हैं, चाहे वो वेरी नेक्स्ट डे कभी भी हो। लेकिन उस दशा में नियमित कार्यकाल के दौरान कोर्ट बंद होना चाहिए। तब आपने गए हैं और कोर्ट बंद है तो आप अभी वेरी नेक्स्ट डे उसको पेश कर सकते थे। ऐसा हमने सेक्शन 4 में पढ़ा। सेक्शन 5 ने बताया कुछ दशाओं में समय के अपवर्जन के बारे में बताया कि यदि जो टाइम पीरियड सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हमने बता रखा है, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यदि कोई दावा अपील पेश किया जाता है और टाइम बार्ड है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन सेक्शन 5 कुछ चीजों में रिलीफ देता है। सेक्शन 5 का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होता था? अपील एंड एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21 सीपीसी की होनी चाहिए, उन पर लागू होता है, क्योंकि वहां जो लिमिट होती है बहुत कम होती है और यदि आपकी वो लिमिट निकल गई फिर भी आपने अपील और एप्लीकेशन नहीं कर पाई है तो बाद में भी आपकी अपील और एप्लीकेशन एंटरटेन की जा सकती है, यदि आप रीजनेबल कारण उसके संबंध में बताते हैं तो। ऐसा रूल अभी तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6 से, जो बताएगा लीगल डिसेबिलिटीज के बारे में। तो लीगल डिसेबिलिटीज क्या होती है? देखिए, बेसिकली हम बात करें सेक्शन 6 के अंदर लिमिटेशन एक्ट में, तो लीगल डिसेबिलिटी के जो प्रोविजन है सेक्शन 6, 7 और 8 कहीं ना कहीं ये कवर करता है। और लीगल डिसेबिलिटी में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति आते हैं जो लीगल डिसेबल माने जाएंगे, लीगली डिसेबल माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें 3 व्यक्तियों को रखा गया है। पहला व्यक्ति अप्राप्त वय यानी कि माइनर, दूसरा है पागल यानी कि इनसेन पर्सन, और तीसरा है जड़ व्यक्ति, जड़ यानी कि इडियट पर्सन। ऐसा कोई व्यक्ति है, इन तीनों कैटेगरी के व्यक्तियों को हमने इसमें सेव किया है। ये इस कैटेगरी से व्यक्ति से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसको समय चलना स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा हमें इसके बारे में बात कर रखा है। तो इसके बारे में हम सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। सबसेक्शन 1 पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 का इफेक्ट किस किस पर है। सेक्शन 6 सिर्फ और सिर्फ दावों पर यानी कि सूट्स पर और ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन जो कि सीपीसी की होती हैं यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, इसके संबंध में उन पर ही लागू होगा और किसी पर लागू नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सबसेक्शन 1 की। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि यदि कोई दावा, कोई अपील, कोई एप्लीकेशन का अधिकार जब किसी व्यक्ति को मिलता है, उस समय यदि वो व्यक्ति इन 3 लीगल डिसेबिलिटीज में से किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो उस दशा में उसको समय चलना स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि उसकी वो डिसेबिलिटीज है उसका एंड ना हो जाए, उसका समापन ना हो जाए। ऐसा बोलता है सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1। ठीक है। यानी कि पूरा समय उसको मिलेगा जितना समय के अंदर वो दावा पेश कर सकता था, यदि वो पेश नहीं कर पाया। जैसे कि मान चलिए कोई व्यक्ति अप्राप्त हुआ यानी कि माइनर था, दावा लगाने का अधिकार जब उसे मिला वो 16 साल का था, तो आज की डेट में 2 साल और बचे हुए उसके, तो 2 साल बाद जब दावा लगाएगा तो मान लीजिए दावा लगाने का अधिकार उसको 3 साल का था, तो 3 साल पूरा समय उसको मिलेगा। ऐसा हम जानते हैं, सबसेक्शन 1 हमें बताता है। सबसेक्शन 2 हमें बताएगा सेक्शन 6 का कि यदि कोई व्यक्ति 2 नियोक्ताओं से ग्रसित है। कैसे? मान चलिए पहले वो माइनर था, माइनर जैसे ही समाप्त होने वाला था उससे पहले पागल हो गया, तो उस कंडीशन में उसे दोनों लीगल डिसेबिलिटी जब समाप्त हो जाएंगी तब उसको अधिकार मिलेगा दावा लगाने का और पूरा टाइम पीरियड उसको मिलेगा। जितना भी समय उसकी डिसेबिलिटीज के अंदर जाता है वो सारा समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो डिसेबिलिटीज हैं, एक के समाप्त होने से पहले दूसरी हो जाना चाहिए। यदि एक समाप्त हो गई और एक दिन भी वो सही रहा, दूसरे दिन दूसरी हुई, तो फिर वो टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 9 बताता है एक बार समय का समय चलना स्टार्ट हो जाए तो फिर समय रुकता नहीं है। ऐसा सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 बताता है। तो 2 नियोक्ताओं से ग्रसित है तो नियोक्ता जैसे ही समाप्त होंगे दोनों, उसके बाद उसे पूरा टाइम पीरियड मिलेगा।
सबसेक्शन 3 बताता है कि यदि कोई नियोक्ता उसकी मृत्यु तक बनी रहे तो फिर क्या होगा, यानी कि मान के चलिए मुझे दावा लगाने का अधिकार था और मैं अपनी डेथ तक डिसेबल बना रहा, पागल बना रहा मान चलिए, तो उस दशा में अब उसका दावे का लिमिट का क्या होगा, तो वो सारी लिमिट जितना भी टाइम पीरियड मुझे मिलता इस एक्ट के अकॉर्डिंग, उतना टाइम पीरियड पूरा मेरे जो वारिस होंगे, एलआर होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको पूरा मिलेगा। ऐसा बोलता है सबसेक्शन 3। लेकिन सबसेक्शन 4 हमें बताएगा उसके आगे जस्ट कि मान चलिए जो हमारे एलआर हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी किसी लीगल डिसेबिलिटी से ग्रसित है जिस दिन मेरी डेथ हुई, तो उस कंडीशन में उनके अगेंस्ट में भी टाइम पीरियड का चलना स्टार्ट नहीं होगा। तब तक उनके बाद टाइम चलना स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो भी नियोक्ता से ग्रसित होने से समाप्त ना हो जाए, इनकी उनकी भी लीगल डिसेबिलिटी समाप्त ना हो जाए, तब तक उनको भी समय चलना, समय का पूरा टाइम पीरियड मिलेगा, ऐसा हमने दे रखा है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि मान चलिए जिस दिन मेरी डेथ हुई उस समय वो बिल्कुल सही थे, लेकिन बाद में वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हुए, तो उस दशा में उनको समय पीरियड, टाइम पीरियड उतना ही मिलेगा जितना कि मेरा बचा हुआ था। मान चलिए मुझे 3 साल था दावा लगाने का अधिकार, और जैसे ही मेरी डेथ हुई तो डेथ के बाद मेरे बच्चों को कितना समय मिलेगा, टाइम 3 साल। यदि वो लीगल डिसेबिलिटी से ग्रसित नहीं तो 3 साल मिलेगा। यदि वो जिस दिन मेरी डेथ हुई उस दिन ही लीगल डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, तो उस कंडीशन में उनके विरुद्ध भी तब तक चलना स्टार्ट नहीं होगा टाइम जब तक कि वो सही नहीं हो जाते। ऐसा हमें सेक्शन 6 का सबसेक्शन 5 बताता है। तो सबसेक्शन 5 तक एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि एक रूल हम जानते हैं लिमिटेशन एक्ट का कि एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए तो फिर रुकता नहीं है। तो एक बार समय चलना स्टार्ट हो गया, मेरे अगेंस्ट में चलना स्टार्ट हो गया था, तो फिर उनके लिए भी नहीं रुकेगा। इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको याद रखना चाहिए कि अप्राप्त यानी कि माइनर की डेफिनेशन दे रखी है, और माइनर के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी आता है जो गर्भस्थ अपत्य है, यानी गर्भ में जो बच्चा है वो भी माना जाएगा वो माइनर है। ऐसा सेक्शन 6 के संबंध में याद रखेंगे। सेक्शन 6 के कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं, ये हम समझते हैं। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट आता है कि नियोक्ता जो होना चाहिए निरंतर होना चाहिए, यानी कि रेगुलरिटी से चलने वाली नियोक्ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो रही 2 दिन नहीं रही। ऐसी नियोक्ता यदि है, ऐसी डिसेबिलिटीज है, तो ऐसी डिसेबिलिटी पर सेक्शन 6 का आप फायदा नहीं ले सकते। दूसरा, नियोक्ता किसी व्यक्ति को होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी और को। नॉर्मल जो जिस व्यक्ति को अधिकार मिलता है, जिस व्यक्ति को राइट मिलता है दावा लगाने का, अपील करने का या दावा और एप्लीकेशन करने का, तो उस व्यक्ति को होनी चाहिए डिसेबिलिटी, ऐसा हम जान, ऐसा होगा तो ही आपको राइट मिलेगा। तीसरा मिलता है जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उस दिन आप लीगल डिसेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज हुआ और आप कल लीगल डिसेबल हो गए तो आपका समय पीरियड फिर सेक्शन 6 का फायदा आप नहीं ले सकते, ऐसा बता रखा है। नेक्स्ट हमें पॉइंट मिलता है कि वाद लाने या डिक्री का निष्पादन करने का आवेदन होना चाहिए। तो ये जो लीगल डिसेबिलिटी का जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ सूट पर और एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के पर ही लागू होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ऐसा हमें याद रखना चाहिए। यानी कि एग्जीक्यूशन डिक्री की एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन होती है उस पर लागू होता है और किसी पर नहीं। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 7 निकालिए। सेक्शन 7 बोलता है कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता है, यानी कि डिसेबिलिटीज ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्संस। तो वन ऑफ सेवरल पर्सन यदि डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं तो क्या होगा, इसका एक जनरल रूल है, पहले समझते हैं हम। देखिए सिंपल सा रूल ये है कि यदि कोई सूट को, कोई एप्लीकेशन को ऑर्डर 21 की लगाने का अधिकार दो लोगों को एक साथ है, दो या दो से अधिक लोगों को एक साथ है, तो उस दशा में मान चलिए उनमें से एक व्यक्ति कोई लीगल डिसेबल है, तीनों में से किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो उस दशा में क्या सबके विरुद्ध समय का चलना स्टार्ट नहीं होगा, क्या सबके विरुद्ध समय रुक जाएगा? इस बात को डिसाइड करता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बताता है कि यदि उन सब में से एक व्यक्ति भी किसी चीज से ग्रसित है तो उन सभी में से सभी के विरुद्ध टाइम पीरियड चलना तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि यदि उस व्यक्ति की ओर से जो डिसेबल है उसकी ओर से कोई व्यक्ति उन्मोचन देने का हकदार नहीं है। यदि उनकी ओर से कोई व्यक्ति, मान चलिए पिता है और 2 पुत्र हैं, उसके दोनों पुत्रों को, तीनों को मिलाकर दावा लगाने का अधिकार है, लेकिन एक बच्चा उसका माइनर है, तो क्या पिता उसकी ओर से डिस्चार्ज कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो उस दशा में उनके विरुद्ध जो 2 बचे, पिता और एक पुत्र, तो उनके अगेंस्ट में टाइम का पीरियड चलना रुकेगा नहीं, ऐसा बता रखा है। यदि वो उनमें से कोई भी उसकी ओर से लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करने की योग्यता नहीं रखता तो तब तक फिर आपको सभी के विरुद्ध टाइम पीरियड रुक जाएगा, किसी के विरुद्ध टाइम पीरियड चलना स्टार्ट नहीं होगा,
ऐसा बताता है इसका फर्स्ट पैरा कहीं ना कहीं। लेकिन इसके अंदर एक चीज और मिलती है कि यदि मान के चलिए कोई उन्मोचन देने के लिए समर्थ नहीं है तो कब तक फिर उसको टाइम पीरियड मिलेगा, कब तक उसको निरुक्ता से ग्रसित होने के साथ साथ कब तक आपको टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा आपका। तो उस दशा में जब तक कि आपकी डिसेबिलिटीज का एंड ना हो जाए तब तक आपका पूरा टाइम पीरियड मिलेगा, या फिर जब तक कोई व्यक्ति उन सभी में से कोई भी डिस्चार्ज देने के लिए, किस व्यक्ति के लिए जो लीगली डिसेबल है उसकी ओर से डिस्चार्ज करने के लिए कैपेबल नहीं है, तब तक समय चलना स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही वो समय देने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए समर्थ हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, उसके बाद समय का चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा सेक्शन 7 बोलता है। तो सेक्शन 7 एक बार सभी लोग देखेंगे, कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। आफ्टर दैट सेक्शन 8 निकालिए। सेक्शन 8 बताता है विशेष अपवाद, स्पेशल एक्सेप्शन। स्पेशल एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 8 में कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। इस जो रूल हमने पढ़ा सेक्शन 7 और सेक्शन 6, इसी का कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है सेक्शन 8। और ये बताता है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के जो रूल हैं दो चीजों पे लागू नहीं होते कहीं ना कहीं। पहली चीज तो ये लागू नहीं होंगे राइट टू प्रीएम्पशन पर, यानी कि अग्रक्रय अधिकार जिसको बोलते हैं, सुपाके अधिकारों पर। सुपाके अधिकारों पर लागू नहीं थे। सुपाका अधिकार क्या होता है? सुपाका अधिकार होता है राइट टू प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मतलब अग्रक्रय अधिकार, सबसे पहले क्रय करने का अधिकार। ये होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम समझाता हूं। मान के चलिए एक प्रॉपर्टी के दो को ओनर है, एक मकान है जिसके दो भाई है, दोनों भाई का आधा आधा हिस्सा है। अब एक भाई उसमें से विदाउट अभी कोई पार्टीशन नहीं हुआ उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। तो बेचने से पहले उसे अपने दूसरा भाई जो है उससे पहले ये पूछना पड़ेगा कि आप इस प्रॉपर्टी को इतने रुपए में खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं क्या, क्योंकि मैं तीसरे पर्सन को इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूं। तो सबसे पहले खरीदने का अधिकार किसका है? उस को ओनर का है, उस भाई का है। इसी को बोलते हैं अग्रक्रय अधिकार। यदि वो भाई चाहता है कि उस प्रॉपर्टी को मैं खरीदूं, और यदि मान चलिए दो भाई थे, दो में से एक ने किसी अन्य पर्सन को प्रॉपर्टी बेच दी और बताया भी नहीं, तो वो व्यक्ति जो दूसरा भाई है उसका को ओनर है, वो विद इन 1 साल के अंदर सूट फाइल करके उस सेल आउट को, उस जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। ऐसा अधिकार ही राइट टू प्रीएम्पशन कहलाता है, यानी कि अग्रक्रय अधिकार कहलाता है। इसे मुस्लिम विधि में 3 नाम से जानते हैं हम, सफी शरीफ, सफी खलीफ और सफी जार। मुस्लिम विधि में इन 3 नामों से इन्हें पुकारा जाता है, जिसे हम हिंदी में अग्रक्रय अधिकार और इंग्लिश में राइट टू प्रीएम्पशन कहते हैं। तो ये एक पार्ट इसका सेक्शन 8 का हमें बताता है। सेकंड पार्ट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताता है कि जब भी आपको टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, यानी विस्तारित करने की जरूरत पड़ेगी, तो टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा सा रूल समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। ये रूल ये कहता है कि मान के चलिए आप को एक दावा लगाने का अधिकार 5 साल है, 5 साल आपको दावा लगाने का अधिकार है, लेकिन आप 4 साल तक लीगली डिसेबल रहते हैं। 5 साल तक आपको दावा लगाने का अधिकार है, 4 साल तक आप लीगली डिसेबल रहते हैं, मान लीजिए पागल रहे, तो अब आपकी कितनी लिमिट बची है? वैसे हम देखा जाए 5 में से 4 गए तो 1 साल बची है। और आपको जब एक्सटेंशन की जरूरत पड़ रही है, आप कितने, जो वैसे तो आपको पूरा कितना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल 6 के अकॉर्डिंग, कि आपको 5 के 5 साल पूरे मिलना चाहिए। लेकिन ये बताता है नहीं, आपको जब एक्सटेंशन की जरूरत पड़े तो आपको 3 साल और मिलेंगे। मानिए चलिए 1 साल तो आपका बचा हुआ था, वो पूरा है। इसके अलावा अब कितने चाहिए? 4 चाहिए ना, तो 4 नहीं मिलेंगे, फिर आपको 3 मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 3 + 1, 4 साल में आपको दावा लगाने का अधिकार रहेगा, ना कि आपको पूरा 5 साल मिलेंगे। ये रूल तब लागू होगा जब एक्सटेंशन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 4 साल भी एक, मतलब 3 साल भी एक बहुत सफिशियंट टाइम होता है, आप इतने समय में भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा रूल हमें मिलता है सेक्शन 8 के अंदर। तो सेक्शन 6 में हमने जनरल प्रोविजन पढ़ा लीगल डिसेबिलिटीज के बारे में। सेक्शन 7 में हमने पढ़ा कि दो व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता है तो क्या होगा, और सेक्शन 8 ने बताया स्पेशल एक्सेप्शन के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी वीडियो और ये क्लास, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आप और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइव क्लास को पूरा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।